यूएस और ईरान की वॉर अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से हम ये कह सकते हैं कि इट इज गेटिंग अग्लियर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढे टीवी पर। तो आंख के बदले आंख की फिलॉसफी चल रही है मिडिल ईस्ट में, और जिस शिद्दत से चल रही है, अगर इसे रोका नहीं गया तो किसी की आंख नहीं बचेगी। अभी तक अटैक्स बस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हो रहे थे, एयरपोर्ट्स पर हो रहे थे, सी पोर्ट्स पर हो रहे थे, यूएस से जुड़े हुए इनडायरेक्ट कमर्शियल हब्स पर हो रहे थे, पर अब ओपनली अटैक शुरू हो गया है ऑयल फैसिलिटीज पर। कल रात ईरान ने कतर के रस लफान एलएनजी फैसिलिटी को टारगेट किया। एक के बाद एक कई मिसाइलें या रॉकेट गिरे और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी का एक बड़ा हिस्सा आग के गोले में बदल गया। कतर का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, पर जो डैमेज होना था वो हो गया। Portas, oh shit, oh रे, oh my god, अब यार भाग क्यों रहे हो? oh shit, अब यार किसने किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा सामने तो गिरा, और एक किधर गिरा? इधर गिरा। अरे शाला, अब यार पीछे से मार रहा है, हाँ? उधर से आ रहा है। कतर की रस लफान एलएनजी फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी है। 20% ग्लोबल मार्केट का शेयर है इसका, पर हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि भारत का 40 से 50% का एलएनजी सोर्स इसी प्लांट से आता है। एलएनजी नहीं तो पीएनजी नहीं, फर्टिलाइजर्स नहीं तो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई, और जिसका सीधा असर पड़ेगा आम आदमी की थाली पर। एलपीजी की लंबी लंबी लाइनें हम वैसे भी देख रहे हैं। गवर्नमेंट एलपीजी गैस के अल्टरनेटिव में लोगों को पीएनजी पर शिफ्ट होने की अपील कर रही है। अब पीएनजी भी इस वॉर के लपेटे में आ चुकी है, इसलिए सिचुएशन और टाइट है। पर फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सब अच्छा है और सब अच्छे से मैनेज भी हो रहा है। हमारी क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है। रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। Domestic LPG production has increased by 40%. रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप सबके द्वारा हम लोगों की एक अपील है कि जहां पर भी एलपीजी कंज्यूमर्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पर सीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है, वहां पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों। इसके अलावा ईरान के इस अटैक को गल्फ नेशंस ने जॉइंटली कंडेम किया और कहा है कि वी रिजर्व द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड राइट टू रिटेलिएशन अंडर यूएन आर्टिकल 51। And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. On the contrary, this pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. If Iran doesn't stop, that is the mood also I heard in this room earlier. Immediately, I think there will be almost nothing that can re-establish that trust. लगता है सऊदी को आसिम मुनीर की सर्विस की जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है। देखिए, ईरान ये सब हमले रेकलेसली कर रहा है, ना केवल कतर बल्कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, हर जगह बराबर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इधर पिछले 2 दिनों में ईरानियन लीडरशिप की एक और लेयर यूएस इजराइल ने स्ट्राइक में साफ कर दी, जिसमें बड़े नाम है अली लारीजानी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड, जो अभी तक ईरानियन ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे। दूसरा बड़ा नाम है इस्माइल खातिब का, ये ईरानियन इंटेलिजेंस के चीफ थे। और तीसरा बड़ा नाम है गुलाम रेजा सुलेमानी का, ईरान के पैरामिलिट्री फोर्स बासिज फोर्स के हेड थे। पर आप ये मत सोचिएगा कि ईरान ये सब इनका बदला लेने के लिए कर रहा है।
ईरान ने इनका बदला लेने के लिए इजराइल पर क्लस्टर म्यूनिशन छोड़े थे। गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान किसी और वजह से हमला कर रहा है। कल कतर के लास रफान पे हमला इसलिए हुआ क्योंकि ठीक एक दिन पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड को निशाना बनाया था। पर्शियन गल्फ में साउथ पास गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, जिसको ईरान और कतर मिलकर मैनेज करते हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो खाड़ी में किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम तक ईरान कुवैत के मीना अल नहमदी रिफाइनरी को भी टारगेट कर चुका था। कल सऊदी अरब की रिफाइनरी पर भी स्ट्राइक्स हुई, वीडियोस भी वायरल हुई। हालांकि सऊदी अरब ने कहा कि उसने ईरान के इनकमिंग ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। हाउएवर, ये वीडियोस हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनको ईरानियन ड्रोन्स ने हिट किया है। तो ये वॉर अब अगली होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की डेस्परेशन में यूएस ने पहले ईरान के खर्ग आइलैंड को निशाना बनाया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर सब कुछ टारगेट किया। यूएस ने अपनी तरफ से ये वार्निंग दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो नेक्स्ट टाइम यूएस खर्ग आइलैंड पे सब कुछ खत्म कर देगा, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। पर यूएस के इस अटैक से बात बनी नहीं, बल्कि बदले में ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट को टारगेट किया। यानी आंख के बदले आंख, फिर एक और आंख के बदले एक और आंख, और अब ये क्रोनोलॉजी की तरह सेट हो गया है। ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो आने वाले वक्त में रुकने वाला नहीं, क्योंकि हार ना ईरान मानने को तैयार है ना यूएस मानने को तैयार है। ईरान का कहना है कि सीज फायर हमें करनी नहीं है, क्योंकि सीज फायर करेंगे तो यूएस को दोबारा रीस्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। आज नहीं तो कल यूएस दोबारा हम पे इसी तरह से अटैक करेगा, इसलिए हमें फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। हमारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यूएस फुलफिल करे और ये वॉर हमेशा के लिए बंद करे। कंडीशंस के बारे में आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। ईरान की पहली कंडीशन है कि हमारे लेजिटिमेट राइट्स का सम्मान हो, यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान की दूसरी कंडीशन है कि ईरान में जितना भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई यूएस और इजराइल करें। और ईरान की तीसरी कंडीशन ये है कि यूएस और इजराइल लिखित में दें कि वो दोबारा इस तरह का कोई अटैक कभी हम पर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ईरान का रुख एकदम साफ है, सीज फायर नहीं होगी, अगर कुछ होगा तो एक फाइनल कंक्लूजन होगा। इधर ट्रंप का एक लेटेस्ट पोस्ट आता है, ये कहता है कि इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर गुस्से में अटैक किया। गुस्सा किस बात का भाई, नेतन्याहू तो जिंदा है। आगे ट्रंप ये कहते हैं कि यूएस इस सबसे अनजान था, इजराइल ने ये एस्केलेशन बिना यूएस की सहमति के और बिना यूएस की जानकारी के किया। किसी को इनकी इस बात पर यकीन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे ट्रंप कहते हैं कि मैं भी अनजान था, कतर भी अनजान था और ईरान भी इस बात से अनजान था कि हम दोनों नादान ही अनजान थे, इसलिए ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी फैसिलिटी को टारगेट किया। तो मतलब समझे आप? नहीं समझे। मतलब ये सब जो कुछ हुआ है उसके लिए अपने और कतर के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भी गुनहगार नहीं मानते। फाइनली कैपिटल लेटर्स में कहते हैं, नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की तरफ से गारंटी लेते हैं कि इजराइल अब इस तरह का कोई अटैक नहीं करेगा, पर साथ में कंडीशन भी डालते हैं कि ऐसा तब होगा, मतलब इजराइल अटैक नहीं करेगा, कि अगर ईरान इस वेरी इनोसेंट और नादान से कतर पर फिर से हमला नहीं करता। और अगर ईरान ने हमला किया तो यूएस खुद साउथ पास गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ हुआ क्या है। देखिए, हुआ ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना खुलवा पाने की, अलाइज से हेल्प मांगने पर उनका मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप को मना कर देने की, और साथ में एक प्लानिंग है कि गल्फ के देशों को, नेटो को और जापान को भी इस वॉर में अपने साथ लाया जाए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट डाली थी जिसमें इन्होंने कहा था कि क्या हो अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं, तो फिर हमारे अलाइस जो अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वो आकर इसको खुलवाने की जिम्मेदारी लेंगे। तो यहाँ पर ट्रंप अपने अलाइस को ये चॉइस दे रहे हैं, या तो मेरा साथ देकर इसे खुलवा लो, या तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, टैको मारता हूँ और फिर इसको तुम खुलवाते रहना। देखिए, ट्रंप अपने साथियों से बेहद नाराज है। वजह यह है कि हर किसी ने ट्रंप के इस प्रपोजल को ना बोल दिया। कोई भी ईरान के साथ इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसलिए अब ट्रंप की ये कोशिश है कि इस वॉर को और एस्केलेट किया जाए, ताकि ना चाहते हुए भी ये सभी ईरान को रोकने के लिए इस वॉर में शामिल हों। अब देखिए, यहाँ पर यूएस और इजराइल ने मिलकर गेम क्या खेला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर ईरान के किसी भी ऑयल रिफाइनरी को, किसी भी एनर्जी सेक्टर के किसी भी एसेट को इन लोगों ने टारगेट किया तो ईरान पलटकर गल्फ के सभी ऑयल एसेट्स को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। अब यहाँ पर इन्होंने पहला हमला कर दिया साउथ पार्स पर,
और बाद में एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि इजराइल ने ऐसा कुछ किया है, हम गारंटी लेते हैं कि इजराइल अब आगे नहीं करेगा। पर ईरान, जिसने कहा था कि वो पलट कर मारेगा, ईरान अब यहाँ पर सबको पलट कर मारना शुरू करेगा, जो कि होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर सारा ब्लेम आ जाएगा ईरान के ऊपर कि भाई हमने तो जाने अनजाने गुस्से में कर दिया, आप समझदार थे, आपको समझना चाहिए था, आपने अपने गल्फ के ब्रदर्स पर क्यों अटैक किया? अरे किया तो एक किया होता, आप लगातार क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है। कतर को हिट किया, सऊदी को हिट किया, कुवैत को हिट किया, और जब तक ये न्यूज़ आप तक पहुंचेगी तब तक और ना जाने कहां कहां हिट कर चुका होगा। देखिए, प्रेजेंट टाइम में ईरान में जितनी भी सेंसिबल लीडरशिप थी वो हो चुकी है खत्म। ईरान की लीडरशिप इस वक्त पूरी तरह से हार्ड लाइनर्स के हाथ में है। वो हार्ड लाइनर्स जो अपने पिछले वालों से भी ज्यादा कट्टर हैं, फिर चाहे वो मुश्तबा खमनई हो या ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ। इस वक्त ईरानियन रिजीम पूरी तरह से IRGC के कंट्रोल में है। एक तरह से यहाँ पर अब क्लरिक्स नहीं बल्कि मिलिट्री जुंटा ईरान को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ईरान अब यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखाई देगा, और यही पैनिक इस वॉर में नेटो को और अरब देशों को खींच कर लाएगी। आज भले ये लोग रिलक्टेंट हैं, पर सिचुएशन जिस तरह से गहराती जा रही है, ये बहुत ज्यादा दिन तक रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इधर से ईरान और उधर से इजराइल इस बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चाहते हैं। इजराइल यूएस को इस वॉर में खींच लाया है, यूएस की कमांड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, और आजकल डोनाल्ड ट्रंप का ईगो यूरोपियन नेशंस ने हर्ट कर रखा है। क्लियरली ये वॉर अब सेकंड फेज में आ चुकी है। जिस तरह का एस्केलेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड यही होगा कि यूएस अब ईरान की जमीन पर कदम रखेगा। हो सकता है ये लोग अंदर ना जाएं, पर ईरान का पूरा पर्शियन कोस्ट यूएस अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्टिव होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, पर कंट्रोल में लिया जाएगा ईरान का पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कहानी इस तरह से अनफोल्ड होने वाली है। होपफुली ऐसा ना हो, पर इतना तो तय है कि आने वाले अभी कुछ वक्त इस वॉर का कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखता। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स के साथ।